Hello students, so today we are continue our chapter number 13 sound. Okay, so last lecture के अंदर हमने ये देख लिया कि साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है और कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड जो होती है वो हाई होती है और किस में सबसे स्लो होती है. ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, देन उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो लिक्विड के अंदर, एंड देन लास्टली हम देखें सबसे ज़्यादा स्लो जो है वो गैसेज मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड होती है. ठीक है, और क्यों होती है ये सारे रीजंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर. टुडे वी आर अंडरस्टैंड some basic terms related to the sound waves. Okay, so आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम साउंड वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स, हम बेसिक टर्म्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे. ठीक है, जैसा अभी बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोग को कि जो साउंड है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. अब ये साउंड वेव्स की जो स्टडी है वो हम हायर क्लासेस में करेंगे, बट उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उन बेसिक टर्म्स को हम अभी क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो बेटा साउंड के जो वेव्स हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं. तो बेटा यहाँ पे हम 3 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं. ठीक है, उन क्वांटिटीज से हम साउंड वेव्स को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं. तो कौन से 3 बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक क्वांटिटीज है. फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सबसे पहला फ्रीक्वेंसी. ओके, देन सेकेंड वन इज एम्पलीट्यूड एंड थर्ड वन इज टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये 3 ऐसे बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम साउंड की वेव्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. क्लियर है? ठीक है, तो साउंड की वेव्स में हम 3 चीजें पढ़ेंगे. कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहले हम साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे. साउंड वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड के बारे में जानेंगे. देन थर्ड वन इज साउंड वेव्स में ये टाइम पीरियड किसको कहते हैं. ठीक है, ये जो तीनों बेसिक टर्म्स हैं हम इनके बारे में समझेंगे. ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेरियोडिक वाइब्रेशन. ठीक है, सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं. सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे. ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम इज अ बॉल, स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड अ बॉब. ठीक है, क्या होता है सिंपल पेंडुलम में? एक थ्रेड. ठीक है, एक थ्रेड होता है और थ्रेड के एक एंड पे हम स्मॉल मेटल का बॉल हैंग करते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं. ठीक है, क्लियर? ये मेटल का बॉल होता है. ठीक है, और हम एक थ्रेड, ये हमारा जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, थ्रेड है. इस थ्रेड के सपोर्ट से हमने इस बॉब को क्या किया, हैंग किया, और इस थ्रेड को हम किसी रिज्ड सरफेस से हैंग करते हैं. ठीक है, सपोर्ट के लिए. ठीक है ना, ताकि इस थ्रेड को सपोर्ट कर सके. तो इस थ्रेड को सपोर्ट करते हैं, ये रिज्ड सरफेस जो है वो सपोर्ट करता है. ठीक है, और इस थ्रेड के एक एंड पे हम मेटल का जो बॉल है वो हम हैंग करते हैं, और इसी को कहते हैं एक सिंपल पेंडुलम. ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में एक थ्रेड है. ठीक है, थ्रेड. देन सेकेंड वन इज मेटल बॉल, जिसको हमने बॉब बोला, और ये हमारा रिज सरफेस. ठीक है, तो इन तीनों चीजों से ही मिलकर क्या बना हमारा? इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा ये सिंपल पेंडुलम रेडी है. ओके, अब इस सिंपल पेंडुलम से ही, ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम रेडी हो गया. और इसी सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसी सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे. ठीक है, क्लियर? सो सिंपल पेंडुलम को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट, तो देखिए बेटा यहाँ पे सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बॉल कॉल्ड अ बॉब. ठीक है, सस्पेंडेड विद अ लॉन्ग थ्रेड. ठीक है, एंड दिस थ्रेड इज सपोर्टेड बाय अ रिज्ड सरफेस. ठीक है, इस लॉन्ग थ्रेड को सपोर्ट करने के लिए हम क्या देते हैं? यहाँ पे रिज्ड सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, इसी पॉइंट से जो थ्रेड है वो सस्पेंडेड है, लटका हुआ है. ठीक है, और इसी थ्रेड पे यहाँ पे बॉब को क्या कर रखा है? हैंग किया हुआ है. तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है. अब ये जब पेंडुलम है वो किस तरीके से मूव करता है बेटा? पेंडुलम में मूवमेंट कैसे होता है? ये जो पेंडुलम है, अब इसका जो थ्रेड है, ठीक है,
वो थ्रेड क्या कहलाएगा बेटा, ये जो है ये थ्रेड डिसाइड करेगा कि पेंडुलम की लेंथ कितनी है। तो ये जो थ्रेड है इसी की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, थ्रेड जितना बड़ा होगा, थ्रेड की जितनी लेंथ होगी, ठीक है, जितना लंबा थ्रेड होगा उतना ही लंबा हमारा पेंडुलम भी होगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिपेंड करता है इस थ्रेड पे, और थ्रेड की साइज जितनी छोटी होगी पेंडुलम उतना ही छोटा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा थ्रेड इतना बड़ा है तो पेंडुलम की साइज भी इतनी बड़ी है। ठीक है, वहीं अगर हम पेंडुलम की जो लेंथ है, पेंडुलम का जो हमारा थ्रेड है, पेंडुलम की थ्रेड की साइज अगर मैं छोटी कर दूं तो पेंडुलम क्या हो जाएगा, पेंडुलम भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो पेंडुलम की लेंथ जो है वो कौन डिसाइड करेगा, लेंथ ऑफ द थ्रेड। ठीक है, लेंथ ऑफ द थ्रेड जो होगा वही पेंडुलम की भी लेंथ होगी। ओके, सो यहाँ देखिए, अब पेंडुलम जो है जिस पोजीशन में वो पेंडुलम सस्पेंडेड है, तो जिस टाइम पे जो मेटल बॉल है, मेटल बॉल मतलब बॉब, वो बॉब जिस पोजीशन पे एट प्रेजेंट जिस पोजीशन पे है वो, ठीक है, वो उसकी मेन पोजीशन कहलाएगी। जैसे यहाँ पे पेंडुलम का जो मेटल बॉब है, मेटल बॉल है मतलब बॉब है, वो बॉब जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है अभी। ठीक है, तो ये पोजीशन उसकी मेन पोजीशन कहलाएगी। अब इस मेन पोजीशन से क्या करता है ये पेंडुलम, एक बार बैक मूव करेगा और एक बार फ्रंट मूव करेगा। ठीक है, मतलब एक बार ये बैकवर्ड जाता है, दूसरी बार फिर से वो बैकवर्ड से फिर से वो मेन पोजीशन पे आता है और मेन पोजीशन से फिर से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा मेन पोजीशन, ये ए पॉइंट है। ठीक है, अब इस ए पॉइंट से ये बॉब किधर मूव करेगा, ये बाहर की ओर मूव करेगा। ठीक है, इसका मूवमेंट इधर की ओर होगा। तो जब ये इधर मूव करेगा तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जब मेन पोजीशन से ये इधर के साइड जब मूव कर रहा है तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस से मेन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये जो बी पॉइंट है ये एक्सट्रीम पोजीशन है और जो बॉब है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वो किधर मूव करेगा, फिर से वो बैकवर्ड जाएगा, फिर से वो पीछे जाएगा और वो मेन पोजीशन पे वो रुकेगा। ठीक है, पर हमें वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत ही कम सेकंड के लिए वहां पे वो स्टॉप होता है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से फिर किधर मूव करेगा, वो इधर के साइड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर मूव करेगा। जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये वाला भी पोजीशन क्या कहलाया, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाया। ठीक है, और फिर ये बॉब सी पॉइंट पे आ गई। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बॉब की कितनी पोजीशन हो गई, दो पोजीशन हो गई। पहला तो वो मेन पोजीशन मतलब जहां पे वो बॉब पहले प्रेजेंट था, ठीक है, सस्पेंडेड था। उसके बाद जब वो बैक या फ्रंट, ठीक है, मूव किया उसने, तो जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो वो कौन से पोजीशन पे आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे आया। उस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से वो मेन पोजीशन पे आया और फिर से उस मेन पोजीशन से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। ठीक है, ए से आया बॉब बी पे, बी से फिर से ए पे और फिर ए से सी पे। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा मोशन ऑफ द पेंडुलम। अब इस मोशन को क्या कहते हैं बेटा, जो पेंडुलम का जो मोशन होता है, ये मोशन किस टाइप का मोशन होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, इस मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। अब वन ऑसिलेशन या वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं, एक ऑसिलेशन किसे कहेंगे, कंप्लीट वन ऑसिलेशन किसको कहेंगे बेटा, तो जब एक बॉब अपने मेन पोजीशन से एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे आया और एक बार एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद फिर से वो मेन पोजीशन पे गया और मेन पोजीशन से जाकर वो अगेन वापस से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन से आने के बाद फिर वो ए पॉइंट मतलब अपने मेन पोजीशन पे आ गया। तो बेटा ये कंप्लीट मोशन कहलाएगा वन ऑसिलेशन। ठीक है, मतलब क्या है, वन ऑसिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, द मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। मतलब आप फिर से डायग्राम के तो देखिए बेटा, ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम का बॉब है, ये इसका मेन पोजीशन था। ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब यहां से ये पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, ठीक है, मतलब ये बी पे आया।
अब ये बी से फिर से ये कहाँ जाएगा, मेन पोजीशन पे जाएगा, और मेन पोजीशन पे जाने के बाद ये फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये सी पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वन ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगा, जब ये सी से फिर से ये अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से लौटकर अपने मेन पोजीशन पे पहुंचना, ये जो कंप्लीट प्रोसेस मोशन है ये कहलाएगा हमारा वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो पेंडुलम में किस तरीके का मोशन होता है, पेंडुलम में मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ बैक एंड फ्रॉथ। ठीक है, बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट को ही हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ आगे चीज वन ऑसिलेशन किसको कहा जाता है। देन अब जो हमारा वेव है, वेव के हम जो साउंड वेव्स की जो क्वांटिटीज है, साउंड वेव में हम 3 क्वांटिटीज को स्टडी करने वाले थे। पहली क्वांटिटी क्या है हमारी, एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, पेंडुलम का एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो बॉब है ये जब एक्सट्रीम पोजिशन पे आया, ठीक है, मतलब ये ए से बी पॉइंट पे आया, तो जितना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहां देखिए, यहां जो बॉब है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसने यहीं तक डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां, क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब अगर हमारे बॉब का डिस्प्लेसमेंट इतना होता, ठीक है, मतलब ये जो बॉब है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितनी कवर करेगा वही उस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, मतलब इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये जो हमारा बॉब है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कि ये बॉब कहां तक एक्सट्रीम पोजीशन पे जा सकता है, ठीक है, वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। ओके, अब जितना डिस्प्लेस इधर हुआ है ना, डिस्प्लेस ये इधर हुआ है, उतना ही डिस्प्लेस ये उधर भी होगा। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आ गया। वन एम्पलीट्यूड किसको कहेंगे, अगर हम वेव्स के फॉर्म में इसको देखें तो वेव्स के फॉर्म में मतलब हमारा जो एक वेव होता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो बेटा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ये सेंटर पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, वेव में देखेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेंटर पे है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेव कहाँ तक पहुंच पा रही है, यहीं तक पहुंच पा रही है, हाईएस्ट पीक इसकी यही है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। उसी तरीके से बॉब की बात करें तो बॉब का भी हाईएस्ट पीक किधर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहां तक है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्लियर, समझ में आ गई चीज कि एम्पलीट्यूड अपन किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अभी एम्पलीट्यूड देखा अपन ने, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब। ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, सो द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन। ठीक है बेटा, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, ठीक है, जितना टाइम लेता है बॉब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड की डिफाइन क्या होगी, टाइम पीरियड की डिफाइन है द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन। एक पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वही कहलाता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, तो वेव्स के भी क्या होते हैं, साउंड वेव्स के भी क्या होते हैं, टाइम पीरियड्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जितना समय लगा वो हमारा कहलाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितनी बार, एक सेकेंड में कितनी बार कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड हमने टाइम फिक्स कर लिया, एक सेकेंड में द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार ऑसिलेशन हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, फ्रीक्वेंसी की डिफाइन क्या होगी बेटा, तो द नंबर ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, जिसको हम h एंड स्मॉल z से
डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, या तो हम उसको f से कर सकते हैं और या फिर हम उसको n से भी करते हैं, ठीक है। तो n एंड f इन दोनों से हम फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी समझ में आया, फ्रिक्वेंसी किसे कहेंगे, फ्रिक्वेंसी 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, कितनी बार ऑसिलेशन हुआ है वो काउंटिंग जो होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो कहलाएगा हमारा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो 3 चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बॉब के थ्रू करवाया, बॉब के थ्रू होने वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सेकेंड वन इज टाइम पीरियड, क्या होगा बेटा, तो एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी, किसे कहेंगे, तो 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ, ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ है वो कहलाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। क्लियर, ओके। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, ठीक है। साउंड की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड को डिस्कस किया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है हमारा लाउडनेस, ठीक है। सेकेंड वन इज पिच, थर्ड वन इज क्वालिटी, ठीक है। क्लियर, तो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किन किन की स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड की लाउडनेस क्या है, ठीक है, लाउडनेस के बारे में देखते हैं। सेकेंड थिंग हम पिच के बारे में देखते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज साउंड की क्वालिटी क्या है। और ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ये तीनों किस पर डिपेंड करेंगे, तो ये तीनों डिपेंड करेंगे साउंड वेव्स में, जो हमने साउंड वेव्स की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी पे, उसके टाइम पीरियड पे और इसके एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। तो ये जो साउंड के कैरेक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं साउंड वेव्स पे, ठीक है। और साउंड वेव्स में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड वेव की, उसके एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, और उसकी टाइम पीरियड क्या है, वो डिसाइड करेंगे कि साउंड की लाउडनेस क्या होगी, पिच क्या होगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। क्लियर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस को कैसे डिफाइन करते हैं हम, सो देखिए, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड by which a loud sound can be distinguished from a flat sound even both have the same pitch, ठीक है। मतलब लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस ये कैरेक्टर्स हैं जिस कैरेक्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी आप जान सकते हो कि लाउड साउंड में और फ्लैट साउंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप, लाउड साउंड को और फ्लैट साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें लाउडनेस पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेम पिच है, ठीक है, दोनों की हमारे पास सेम पिच है, तो सेम पिच में भी हमारे पास कुछ साउंड जो है वो लाउड सुनाई देती है और कुछ जो होती है फ्लैट सुनाई देती है, मतलब सॉफ्ट सुनाई देती है, ठीक है। तो सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड इन दोनों में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो लाउडनेस है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो बेटा लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड अभी हमने पढ़ा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कवर्ड बाय द बॉब। अब एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस। सपोज दैट आपका जो एम्पलीट्यूड है साउंड वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो है 2, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड है 2 तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो लाउडनेस क्या हो जाएगा बेटा, लाउडनेस 4 गुना, ठीक है। अगर उसकी एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस 4 गुना, एम्पलीट्यूड अगर 3 है तो लाउडनेस क्या होगा, लाउडनेस की वैल्यू होगी 9, ठीक है, लाउडनेस 9 टाइम्स ज़्यादा होगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर हमारा एम्पलीट्यूड 5 टाइम्स है तो लाउडनेस 25 टाइम होगा। तो मतलब डायरेक्ट जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो हमारा लाउडनेस कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। तो लाउडनेस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के।
ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए, अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड, सपोज आपने ड्रम को स्ट्राइक किया, ठीक है, बहुत सॉफ्टली आपने स्ट्राइक किया, ठीक है, तो जो ड्रम की जो स्किन है वो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट करेगी, बहुत कम उसमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर आप उसको धीरे से बीट करेंगे, ड्रम को बहुत धीरे से बीट करेंगे, तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वहाँ एम्पलीट्यूड भी कम होगा, ठीक है। और जब एम्पलीट्यूड कम है तो वहाँ पे जब स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा तो वहाँ पे आवाज़ कैसे आएगी, आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट आएगी, ठीक है, क्लियर। क्योंकि वहाँ का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कम है। तो जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वहाँ पे साउंड कैसे सुनाई देगी, साउंड वहाँ पे सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट आवाज़ आएगी। वही अगर हम बात करें कि हम बहुत तेज़ से अगर ड्रम को बीट करते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ अगर हम स्ट्राइक करते हैं ड्रम की स्किन पे, तो ड्रम की स्किन जो है वो वाइब्रेट करती है, और जब वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन में, वाइब्रेट जब करती है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से जो आवाज़ है वो लाउड सुनाई देती है, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें, जब एम्पलीट्यूड हमारा ज़्यादा है तो उस टाइम पे किस तरीके से वेव्स बनेंगे, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब वेव्स लंबे बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से वेव्स बनेंगे, क्लियर है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस बनेंगे, इधर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसलिए वेव, ये इसका एम्पलीट्यूड है वेव का, तो आवाज़ कैसी आएगी, लाउड। वही अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड जिसका कम होगा, ठीक है, अगर हम ड्रम को बहुत सॉफ्टली, हम ड्रम को बहुत धीरे से स्लोली हम स्ट्राइक करेंगे, तो जो स्किन ऑफ द ड्रम वाइब्रेटेड वेरी स्लोली एंड एम्पलीट्यूड बिकम वेरी स्मॉल, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बहुत स्मॉल बनेगा, जिसके कारण इसके वेव्स छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेव्स क्या हो रहे हैं, वेव्स छोटे हो रहे हैं, वेव्स क्यों छोटे बन रहे हैं, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है, और जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज़ कैसी आएगी, सॉफ्ट सुनाई देगी, और अगर हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ कैसे सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो लाउडनेस है, वो लाउडनेस जो है वो हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करने में, कौन से साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में, तो लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड, ठीक है। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एम्पलीट्यूड को 2 गुना करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो लाउडनेस 4 टाइम हो जाएगा। अगर हम एम्पलीट्यूड को 3 टाइम्स करेंगे तो लाउडनेस 9 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड कम है, स्मॉल एम्पलीट्यूड बनेगा, वेव्स में स्मॉल एम्पलीट्यूड बनेंगे, तो वहाँ पे आवाज़ कैसी सुनाई देगी, हमें बहुत सॉफ्ट आवाज़ सुनाई देगी। और अगर हमारे वेव्स में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, हाई एम्पलीट्यूड है, तो वहाँ पे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा लाउड आएगी, ठीक है।